Hello students, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about carboxylic acid. आज के वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन एंड उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। ये एक टाइप का वन शॉट वीडियो होगा, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका RCOOH और नहीं तो लिखते हैं ArCOOH। तो ये हो गया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन होता है, एलिफेटिक मतलब CH3CHO हो गया जैसे। ठीक है, उसका जो सॉफिक्स होता है, सॉफिक्स में ओइक एसिड होता है और कभी कभी उसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ कॉमन नेम देखेंगे, जैसे कि HCHO। फर्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होता है HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड। तो ये जो कॉमन नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कॉमन नेम के थ्रू, तो कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, तो इसको याद रखना चाहिए। C6H5COH बेंजोइक एसिड। CH3 सॉरी COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड। C6H5CH2COOH बेंजाइलिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग में COOH होगा, दो COOH होगा, तो उसको बोलेंगे पाथलिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम है जो तुम्हारे कंपाउंड में ये सब रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये सारे कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं कहीं पर रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया उसका नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम। तो हम उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है RC डबल बॉन्ड OOH। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, तो हमें तो ये कार्बोनिल ग्रुप तो दिखता है, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप जैसा रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये जो COH है कार्बोनिल ग्रुप जैसा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये रीजन अनस्टेबलाइज है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ पर आएगा, ये वाला लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, तो RCO- डबल बॉन्ड O प्लस H। तो ये रीजन अनस्टेबलाइज है। इसी तरह जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कार्बोनिल ग्रुप में देखते हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता। इट डज नॉट शो फिलिक एडिशन reaction due to resonance stabilized carbonyl कार्बन। ये कार्बन रीजनल स्टेबलाइज है, तो इसीलिए ये वाला
रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे रिएक्शन जैसे एल्डिहाइड कीटोन दिखाते हैं उस टाइप का रिएक्शन हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद उसका प्रिपरेशन देखेंगे। तो प्रिपरेशन प्रिपरेशन पहले देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो हमने अल्कोहल और एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो वहां से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ऑक्सीडाइज के लिए कौन सा एजेंट यूज करें, जैसे कि RCH2OH, ये अल्कोहल हो गया, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि हम KMnO4 यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट KMnO4 देंगे इन बेसिक मीडियम, फिर इसको एसिडिफाई करना पड़ेगा, H3O+ देंगे। तो 2 स्टेप में होता है, तो ये हो जाएगा RCOOH। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये भी हो जाएगा RCOOH। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3 इन H3O+, सॉरी, इन सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। तो ये भी ऑक्सीडाइज करके क्या देता है, RCOOH। तो ये जो अल्कोहल से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर RCOH या RCHO कोई भी कंपाउंड हो तो ये सारे कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड ही देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्काइल बेंजीन से। तो अल्काइल बेंजीन जैसे कि हो गया टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन है एक टाइप का अल्काइल का बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, या इसको मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या देंगे, KMnO4 देंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये KMnO4 KOH के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पर ये KOH एक बेस है, तो ये याद रखना बेसिक मीडियम में जब ऑक्सीडाइज होता है तो कभी भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, उसका सॉल्ट मिलता है, K+ मिलेगा। तो अभी उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमको एसिडिक वाटर चाहिए या एसिडिक कंडीशन चाहिए। जब एसिडिक कंडीशन को ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा COOH, तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ये जो कंपाउंड है ये पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट, तो टॉलुइन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट, उसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो टॉलुइन के जगह में कोई भी, जैसे कि इस टाइप का एक ये प्रोपाइल बेंजीन CH2 CH2 CH3, तो प्रोपाइल बेंजीन को हम अगर ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के प्रेजेंस में, तो तुम्हें ये याद रखना है, ये जो CH2 ग्रुप ये यहां से निकल जाएगा और यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है वो वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। ये वाला कार्बन को गलती से भी ऑक्सीडाइज मत कर देना, ठीक है। ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। तो हमें पहले मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिडिक वाटर देंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया अल्काइल बेंजीन का। फिर उसके बाद देखेंगे नाइट्राइल बेंजीन। फ्रॉम नाइट्राइल और अमाइड। तो नाइट्राइल का मतलब होता है RC�טN। इसको अगर हम एसिड देंगे या बेसिक कंडीशन देंगे तो भी ये क्या बनेगा, हम RC�+O NH2।
तो ये अमाइड बनेगा। तो याद रखना कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर हम नाइट्रिल को, तो ये अमाइड देगा। अमाइड को अगर फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं या बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये मिल जाएगा RCOOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विथ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CH3CN, इसको हम पहले क्या देंगे, H+ और OH-, फिर हमको मिलेगा CH3CONH2। फिर अगर हम उसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यह हमें मिल जाएगा CH3COOH। तो एसिटिक एसिड मिलेगा। तो ये कंपाउंड ना होगा एसिटिक एसिटामाइड। तो पहले अमाइड बनेगा, फिर अमाइड को हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह हम कोई भी एसिटिक एसिटामाइड को, या जैसे कि ये हो गया, कोई भी अमाइड को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये हो जाएगा CH3CH2COOH+NH3। तो ये हो गया नाइट्रल से या और अमाइड से। अमाइड को हम एसिड कंडीशन में हीट करेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हम कोई भी बेसिक कंडीशन में हीट करेंगे तभी भी अमाइड बनेगा। अमाइड को हम फिर से हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो ये हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। CONH2। इसको भी अगर हम एसिड के साथ हीट करेंगे, एसिडिक वाटर के साथ, तो भी हमको, और बेसिक के साथ, तो भी हमको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एसिटामाइड। उसके बाद देखेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, RMgX, इसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अगर हम क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसे लिखता हूं C++O। तो ये R जो होता है पार्शियली नेगेटिव होता है, Mg पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो R अटैच होगा ये कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड टूट के ऐसे जाएगा। तो कंपाउंड कुछ ऐसे फॉर्म होंगे, C++OOMgX। तो अगर हम इस वहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये हमको देगा RCOOH+MgOH-X। ठीक है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो दो स्टेप में होता है। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3MgBr, फिर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें मिलेगा CH3C++OOMgBr। फिर इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3COOH और उसके साथ बाई प्रोडक्ट। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये हो गया एसिटिक एसिड। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि हमें एक एक्स्ट्रा कार्बन मिल जाता है। एक मिथाइल ग्रुप लेंगे तो हमारा हिसाब से कोई भी कितना भी कार्बन, कितना भी चेन चाहिए तो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये एक कन्वर्सेशन के लिए यूज होता है ग्रिग्नार्ड्स एजेंट। जैसे कि हम अल्काइल हाइलाइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, हमारे पास है, लेट अस कंसीडर CH3Cl, हमें प्रिपेयर करना है CH3COOH। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको मैग्नीशियम दे देंगे, तो ये हो जाएगा CH3MgCl।
फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OMgCl। फिर उसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो हम अल्काइल हैलाइड से भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, अगर हमें विग्नार्ड रीजन यूज ठीक से पता है। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे एसिड क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। तो एसिड क्लोराइड अनहाइड्राइड से कैसे करेंगे, जैसे कि हो गया CH3COCl, ये हो गया इथानॉइल क्लोराइड। तो इथेनॉल क्लोराइड को अगर हम देंगे सिर्फ वाटर तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड मिल जाएगा या इथानोइक एसिड। लेकिन अगर इसी एसिड क्लोराइड को हम बेसिक मीडियम में करेंगे, बेसिक मीडियम है जैसे कि वाटर के साथ हम क्या दे देंगे OH माइनस, तो यहां पर सॉल्ट मिलेगा CH3COO माइनस, एंड अगर यहाँ पर KOH देते हैं तो K प्लस मिलेगा यहाँ पर। तो इसको क्या करने पड़ेगा, फिर से हम एसिडिक कंडीशन में ले लेंगे तो ये हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो पहले सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एसीटेट, फिर हमको मिलेगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एसिड क्लोराइड को हम सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इथानोइक एसिड मिलेगा। अगर हम बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका सॉल्ट मिलेगा, फिर उसको एसिडिक कंडीशन में लेंगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हमारे पास अनहाइड्रेट है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो कंपाउंड का नाम है एसिटिक अनहाइड्रेट। अगर मेरे पास एसिडिक अनहाइड्रेट है तो अगर मैं उसको हाइड्रोलिसिस करता हूं, सिंपली हाइड्रोलिसिस करूंगा तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से। यहां से हो सकता है, नहीं तो यहां से हो सकता है। एक ही जगह से लेंगे, जिस साइड में ऑक्सीजन है उस साइड में हाइड्रोजन बैठेगा, जिस साइड में कार्बोनाइल ग्रुप है उस साइड में OH रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दो मॉलिक्यूल ऐसा ही मिलेगा तो ये हो गया एसिटिक एसिड। तो हमें एसिटिक एनहाइड्रेट से क्या फायदा होता है, दो मॉलिक्यूल मिलता है। एसिटिक एनहाइड्रेट से दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा, राइट। तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्रेट एंड एसिड क्लोराइड से। नेक्स्ट हम देखेंगे ईस्टर से। तो ईस्टर से क्या करेंगे, ईस्टर हो गया हमारा RC डबल बॉन्ड OR, इसको करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, यहां पर OH रहेगा, यहां पर H रहेगा, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा तो इस साइड में H बैठेगा, इस साइड में OH रहेगा तो हमारे कंपाउंड क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड OH प्लस ROH। इसको मैं R डैश ले लेता हूं तो ये भी R डैश हो जाएगा। तो अगर ईस्टर को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि ये ले लेते हैं तो इसका नाम है इथाइल बेंजोएट। तो इथाइल बेंजोएट को अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड प्लस C2H5OH, इथानॉल। बेंजोइक एसिड प्लस इथानॉल। तो समझ में आ गया।
तो यहाँ तक हमारा प्रिपरेशन है, इतना ही प्रिपरेशन तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है। तो अभी हम देखेंगे उसका प्रॉपर्टीज। तो पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे तुम्हें पता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग विद द सेम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन और अल्कोहल को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ carboxylic acid higher than aldehyde, ketone and alcohol due to high hydrogen bond. तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो इसलिए अल्कोहल से भी बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा रहता है। फिर देखेंगे उसका सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कहाँ पर सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल है, soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम उसका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, डाइमर फॉर्म में रहता है। ये डाइमर क्या होता है, तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो यहां पर क्या होता है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ ये मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, और ये मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के साथ ये मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये जो बॉन्ड हुआ ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर रहते हैं, उसको बोलते हैं डाइमर। तो ये डाइमरिक फॉर्म में रहता है, गैसियस स्टेट में भी ये डाइमरिक फॉर्म में देखने को मिलता है। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगा। जब अगर एक लंबा सा कार्बन चेन रहता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब वहां पर सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू लो मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितना कार्बन चेन कम रहेगा उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है रिएक्शन विथ मेटल, जैसे कि सोडियम। अगर हम देखेंगे आर सी ओ ओ एच, अगर हम उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आर सी ओ ओ माइनस एन ए प्लस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस ले लीजिएगा। यहाँ पर दो सोडियम है, दो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको आर सी ओ ओ माइनस एन ए प्लस प्लस H2O, तो वाटर रिलीज होगा। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूंगा तो यहां पर मिलेगा RCOO माइनस Na प्लस प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये एक इंडिकेशन देता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, यहाँ से हाइड्रोजन कोई भी मेटल के साथ अगर एक सब्सटेंस रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो उसका वो एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड ही रिएक्ट कर सकता है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर अल्कोहल देंगे या फिनॉल देंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ये एक टाइप का आइडेंटिफिकेशन, सॉरी डिस्टिंग्विश होता है कि हम अगर हमारे पास अल्कोहल है या फिनॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो यहाँ पर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे तो ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर इफर्वेसेंस फॉर्म होता है, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं होता। इसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 दे दें, थायनाइल क्लोराइड, तो यहां पर मिलेगा RCOCl, तो ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड HCl तो गैस है, ये निकल जाते हैं तो हमें एसिड क्लोराइड प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा। अगर हम PCl5 देते हैं तो RCOCl देगा। अगर हम PCl3 देते हैं तभी भी RCOCl देगा। तो यहां पर मिलेगा POCl3 प्लस HCl, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल मिलता है विथ H3PO3। ठीक है, तो हमें अगर थायनाइल क्लोराइड PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एसिड क्लोराइड मिलेगा। तीनों ही केस में क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड मिलेगा इन तीनों केस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट। ओके, तो ये होता है। तो उसके बाद देखेंगे उसका एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई भी एसिड का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक वैल्यू यूज करते हैं पीके। ठीक है, तो पीके वैल्यू जितना हाई रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना डिक्रीज होगा। तो पीके वैल्यू जितना हाई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना डिक्रीज होगा। तो जो एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीके वैल्यू लो होता है। हाई पीके वैल्यू, लो एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब पीके वैल्यू लेस देन 1 होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। पीके वैल्यू बिटवीन अगर 5 टू 1 टू 5 रहता है तो मॉडरेट एसिड। अगर पीके वैल्यू नियरली इक्वल टू 5 टू 10 रहता है, वीक एसिड। ठीक है, तो ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू तो तुम्हें किसी का याद रखना नहीं चाहिए। बस ये ये जो ऑर्डर है इसको याद रख लो। एक से ज्यादा, एक से कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक के आसपास होगा, एक से 5 के अंदर रहेगा तो मॉडरेट रहेगा, 5 टू 10 रहेगा तो वीक रहेगा। तो ये पीके वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ले लेते हैं CH3 RCOH प्लस वाटर। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, RCOO माइनस प्लस H3O प्लस। तो हमें इक्विलिब्रियम केसी कैसे निकालना आता है, तो ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ RCOO माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। केसी हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन RCOOH
का कंसेंट्रेशन, वाटर का कंसेंट्रेशन। देखो वाटर हमने यूज किया है एज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, तो इसका कंसेंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाटर को इस साइड ले लेंगे, Kc इंटू वाटर का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आर सी ओ माइनस एस3O प्लस अपॉन आर सी ओ एच। ये जो Kc एंड वाटर का मल्टीप्लिकेशन है इसी को बोलते हैं के, मतलब एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये के हो जाएगा आर सी ओ माइनस एच सी ओ प्लस अपन आर सी ओ एच। तो यहां पर हमें के मिला, तो पीके कहां से आता है? तो पीके का एक फॉर्मूला होता है पीके ए इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ के। तो यहां से पीके वैल्यू निकलता है, तो के वैल्यू का माइनस लॉग ले लेंगे तो वहां से पीके निकलेगा। ठीक है, तो पीके एक्चुअली फॉर्म होता है पावर ऑफ एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पीके वैल्यू से हमें कोई भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फिर देखेंगे हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल एंड फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों होता है? देखो कोई भी एसिडिक का स्टेबिलिटी या एसिडिक का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए उसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोई भी एसिड का स्ट्रेंथ उसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तब जाके एक एसिड अच्छा एसिड बन पाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं आर सी ओ एच एंड ले लेते हैं फिनॉल। तो ये एसिड जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? आर सी ओ माइनस प्लस एच प्लस। एंड फिनॉल जब डिसोसिएट होगा क्या देगा? ओ माइनस एच प्लस। तो ये जो आर सी ओ माइनस इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, और इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है ये कार्बोक्सिलिक आयन का स्टेबिलिटी के ऊपर। मतलब जितना स्टेबल होगा कार्बोक्सिलिक आयन ये इतना अच्छा एसिड होगा। तो इसी तरह फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है फिनॉल का स्टेबिलिटी, सॉरी फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा तो फिनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम ये कार्बोक्सिलेट आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर 3 लोन पेयर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये जब लोन पेयर यहां पर देगा तो ये बॉन्ड यहां पर टूट के यहां चला आएगा। तो बेसिकली यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और 3 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास चला आएगा। तो दो ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलता है। ठीक है, दो ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है अगर हम कार्बोक्सिलेट हमारा कार्बोक्सिलेट आयन को रिजोनेंस करें। लेकिन अगर फिनॉक्साइड आयन को रिजोनेंस करेंगे, यहां पर भी 3 लोन पेयर है, तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन यहां पर आएगा डबल बॉन्ड टूट के यहां पर आएगा। तो ये वाला बॉन्ड यहां पर, ये वाला यहां पर आएगा। तो इस तरह उसका रीजनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा।
तो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलता है कितना रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4। तो 4 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 5 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिनॉक्साइड आयन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर अगर रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सिर्फ नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं, उसके ऊपर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम देखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस स्ट्रक्चर में मतलब सेकेंड वाला रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन के ऊपर ही है। तो दोनों ही रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर 5 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए ये जो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन का रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं हो पाता एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन का रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इज stronger acid than phenol due to stable carboxylate ion than phenoxide ion। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन से कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज 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 इन carboxylate ion highly electronegative oxygen contain negative charge। तो यहां पर क्या होता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। और वहां पर 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलाइड आयन का स्टेबिलिटी। क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उसके साथ अटैच हुआ ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो जनरली 2 टाइप का सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि हो गया NO2, FCl, ये सारे हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि हो गया हमारा NH2, OH, CH3, C2H5, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो ये क्या करते हैं, डिक्रीजेस
द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सारे ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगे। तो आगे अभी हमें कंपेयर करेंगे, जैसे कि हो गया ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके साथ OCH से अटैच्ड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ एक नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। तो ये है हमारा ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये से बेंजोइक एसिड, ये नाइट्रो पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर से बेंजोइक एसिड, फिर ये ऑर्थो बेंजोइक एसिड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन जो ऑर्थोनाइट, तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर हो गया। जितना अच्छा सब्स्टिट्यूएंट विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया। फिर देखेंगे हम स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन क्या होता है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई भी अल्कोहल देंगे, R-OH ले लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे कि हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और ले सकते हैं HCl, तो क्या होगा कि ये जो OH एंड इसका जो H मिलके वाटर हो जाएगा, हमें एक ईस्टर मिलेगा, R, C डबल बॉन्ड O, O, R डैश। तो ईस्टर के साथ यहाँ पर वाटर रिलीज होगा, तो ये होगा हमारा ईस्टर। तो सिंस ईस्टर हैज फॉर्म सो इट इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। समझ में आ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ईस्टरिफिकेशन होगा। इसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो मैकेनिज्म आता है कभी कभी। तो पहले एसिड के पास ये देंगे H+, तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये हो जाएगा R, C डबल बॉन्ड OH+, फिर यहाँ पर R-OH देंगे, अल्कोहल देंगे, तो ये जो अल्कोहल का O है वो अटैक करेगा कार्बन को, तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा R-COH, OH, R-OH डैश, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो ये बन जाएगा R-COH, OH2+, ये OR डैश, तो अभी वाटर रिमूव होगा, तो ये जो वाटर रिमूव होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर चला आएगा, तो R-C डबल बॉन्ड H+, ठीक है, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, तो ये वाला ऑक्सीजन देगा यहाँ पर, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा OH, तो ये OR डैश, तभी क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव होगा, तो प्रोटॉन रिमूव होगा तो ये हो जाएगा R-C डबल बॉन्ड OR। तो ये होता है उसका मैकेनिज्म। पहले स्टेप में H+ एक्सेप्ट होता है, सेकेंड स्टेप पे अल्कोहल अटैक करता है, थर्ड स्टेप में हमें प्रोटॉन ट्रांसफर देखने को मिलता है, फोर्थ स्टेप में वाटर रिमूव होता है, फिफ्थ स्टेप में प्रोटॉन रिमूव होता है। तो ओवरऑली ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ये हो गया उसका मैकेनिज्म।
तो मैकेनिज्म एग्जाम में आता है, तो एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, तो फिर देखेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। तो जब भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पहले देगा अमाइड, तो आर सी ओ ओ एच प्लस NH3। तो ये हो जाएगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आर सी ओ ओ माइनस NH4 प्लस, तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन देगा। तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये आर सी ओ माइनस, सॉरी, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड हो जाएगा। तो यहां से वाटर रिमूव होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेंजोइक एसिड में भी देखने को मिलता है। तो बेंजीन के साथ अगर, बेंजोइक एसिड के साथ अगर हम अमोनिया देंगे तो भी सेम प्रोसेस में होता है। तो ये हो जाएगा COO माइनस NH4 प्लस, फिर इसको हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये बेंजामाइड मिलेगा, CONH2। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें है पाथलिक एसिड के साथ। तो बेंजीन रिंग में अगर COOH अटैच होता है तो उसको बोलते हैं पाथलिक एसिड। तो अगर हम उसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया देंगे तो भी ये इस टाइप का रिएक्शन दिखाएगा, इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, COO माइनस NH4 प्लस, COO माइनस NH4 प्लस। तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो ये हम ये देगा COO, सॉरी, CONH2, CONH2 एंड वाटर रिमूव होगा। अगर हम फर्दर उसको हाई हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, तो यहां पर अमोनिया रिमूव होगा एंड हमको मिलेगा पाथालीमाइड, CONH2, CONH2 प्लस अमोनिया। तो ये कंपाउंड का नाम है पाथालीमाइड। तो ये पाथालीमाइड फॉर्म होता है पाथालिक एसिड से। ठीक है, तो पाथालिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये पाथालीमाइड फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद देखेंगे रिडॉक्शन। रिडॉक्शन से क्या होता है, तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को CrCOOH इसको हम रिड्यूस करते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करेंगे तो हमें मिल जाएगा RCH2OH, तो अल्कोहल मिल जाएगा। अगर हम डाइबोरिन के साथ रिड्यूस करते हैं तो हमको मिल जाएगा RCH2OH। हाँ, ये याद रखना कि अगर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट देंगे, नो रिएक्शन, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो रिडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम सोडा लाइम देते हैं, सोडा लाइम का मतलब NaOH प्लस CaO, उसके साथ हीट देंगे तो हमें मिलेगा अल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, अल्केन फॉर्म होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडा लाइम के साथ, और ये रिएक्शन को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अल्केन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन। उसके बाद देखेंगे हालोजनेशन। 8 अल्फा हाइड्रोजन,
ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है हेल्बहोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल्बहोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम CH3 CH2 COH ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर हम उसको क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस देते हैं, फिर उसके बाद वाटर देंगे सेकंड स्टेप में, तो ये हमें मिलेगा CH3 CH Cl COOH। तो ये जो रिएक्शन है ये अल्फा पोजीशन में क्लोरीन बैठा है, तो ये अल्फा पोजीशन में क्या बैठा है, क्लोरीन। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। तो ये अल्फा पोजीशन में क्लोरीन रहता है। क्लोरीन के बदले हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन बनेगा। तो ये हैलोजेनेशन रिएक्शन होता है एट अल्फा पोजीशन। तो ये जो रिएक्शन का नाम है हेल्बहोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाता है, बेसिकली हमें बेंजोइक एसिड में देखने को मिलता है। तो बेंजोइक एसिड का जो बेंजीन रिंग है वो किस टाइप का ग्रुप है, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एंड डीएक्टिवेटिंग। तो ये मेटा डायरेक्टिंग मतलब ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पारा पोजीशन है। तो कोई भी इनकमिंग ग्रुप आएगा तो मेटा पोजीशन में ही अटैच होगा, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एंड डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के टुवर्ड्स स्लो रिएक्शन दिखाता है, मतलब इतना स्पीड रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जो भी कंपाउंड या जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो उस टाइप का ग्रुप में क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स वो लेस रिएक्टिव होते हैं, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का होता है कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। तो इसको देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा, कहां पर, मेटा पोजीशन में। तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर हम उसको इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहां पर COH, यहां पर Cl अटैच होगा, ये हो जाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। अगर हम उसको कंसेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड देंगे तो ये हो जाएगा मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये तीन सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी आता है, लेकिन ये जो बेंजोइक एसिड है ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के टुवर्ड्स, मतलब फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता। वो क्यों होता है कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में हम कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि AlCl3। तो ये AlCl के साथ डायरेक्ट कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बेंजोइक एसिड does not
react with uh, does not show Friedel craft a reaction because it is deactivating group and catalyst like AlCl3 directly combine with carboxylic group. ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड। सो थैंक यू एवरीबॉडी, तब तक के लिए बाय बाय।